शरद पवार जी, प्रतिभा ताई जी, स्वरूप सिंह नाइक जी, गैडगिल जी, शीला जी, माताओं और बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस स्वागत के लिए। जहां तक दिखलाई दे रहा है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। नंदुरबार आकर बहुत चीजें याद आती हैं। आजादी का आंदोलन और हमारे आदिवासियों का संघर्ष, उसमें यहां नंदुरबार में शिरीष कुमार का बलिदान याद आता है। और फिर हम सोचते हैं कि आंदोलन कैसे चला था, कैसे आजादी मिली, क्या लक्ष्य थे और आजादी के बाद हम क्या क्या कर पाए हैं। आजादी का आंदोलन लड़ा गया था भारत के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, भारत के कमजोर हलकों को मजबूत बनाने के लिए। उसमें खाली पहला कदम राजनीतिक आजादी का था, खाली पहला कदम अंग्रेजों को घर भेजने का था। वो आंदोलन आज भी चल रहा है। इन पिछले 40 साल में, 42 साल में, जब से आजादी मिली थी तब से बहुत विकास हुआ है, बहुत तरक्की हुई है, लेकिन तब भी आगे बहुत काम करने की जरूरत है। जब तरक्की की बात होती है, विकास की बात होती है, तो हमारा ध्यान एकदम भारत के गरीबों की तरफ जाता है, कमजोर हलकों की तरफ जाता है। हमारा ध्यान आदिवासियों की तरफ जाता है। अगर देश में कोई ऐसा हलका है जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है तो वो आदिवासी हलका है। आजादी के एकदम बाद पंडित जी ने आदिवासियों की समस्याएं पूरे तरह से समझी थी। आदिवासियों की समस्याएं आम समस्याओं से अलग हैं। अलग हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आदिवासियों की परंपराओं को खत्म ना होने दें, आदिवासियों की संस्कृति को खत्म ना होने दें, लेकिन तब भी आदिवासियों को विकास के रास्ते पर चलाएं। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जब काम करने का समय आता है तो एकदम जो हमारे बने बनाए ढांचे हैं विकास के, वो सामने आ जाते हैं। और आमतौर से इन कार्यक्रमों में और आदिवासियों की समस्याओं में आदिवासी की संस्कृति और परंपराओं में बहुत अंतर है। इसीलिए पंडित जी ने खास प्रोटेक्शन दिया था, खास तरह से आदिवासियों को बचा कर रखा था, रिजर्वेशन दिए थे। और हमारे संविधान में खास लिखा गया जिसमें आदिवासियों को हर तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये साल हम पंडित जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और भी ज़रूरी है कि हमारा ध्यान आदिवासियों की तरफ जाए। एक तरफ उनकी परंपरा संस्कृति को बचाने में, दूसरे तरफ और भी तेजी से विकास लाने में। ये खाली तब होगा जब हम विकास की जिम्मेवारी हम आदिवासियों के हाथ में, उनके खुद के हाथ में सुपुर्द कर डालें। और इन बातों पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। पंडित जी के बाद
इंदिरा जी ने उसी तरह से आदिवासियों को मदद करी, बचाया। अगर देश में अगर कोई आदिवासियों के लिए आवाज उठाता था तो इंदिरा जी थी। आज मुझे याद आता है कि इसी जगह से इंदिरा जी ने भी आपसे बात करी थी, कई साल हुए। और मैं भी एक बार पहले यहीं आपके बीच में आया था और यहीं पे आपने बहुत बढ़िया स्वागत तब भी दिया था। जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं, मैंने भी उसी तरह से पंडित जी और इंदिरा जी के तरह से आदिवासियों की तरफ ध्यान दिया है। जब मैंने देश के दौरे शुरू किए तो मेरे पहले दौरे आदिवासी इलाकों के थे। मैंने कोशिश करी कि पिछड़े से पिछड़े इलाकों में मैं जाऊं, गरीब से गरीब गांव में, छोटी से छोटी झोपड़ी में जाके मैं देखूं कैसे समस्याएं थीं, क्या मुश्किलें हैं। उसके बाद कई चीजें हमने करी विकास लाने के लिए, मदद करने के लिए, और बहुत काम हुआ है तब से। यहां महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अगर हम भारत के दूसरे राज्यों को देखें, शायद महाराष्ट्र सबसे आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन तब भी महाराष्ट्र के कुछ ऐसे हलके हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इंटीरियर में जो हैं वहां बहुत और काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत काम करा है। महाराष्ट्र में आदिवासियों की खास समस्या है, क्योंकि दूसरे राज्यों में आदिवासी जमकर एक जगह बसे हुए हैं। महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और अलग तरह से काम करना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत काम किया, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। स्कूल लगे, आश्रम स्कूल बनाए गए, बच्चों को खास मदद करी गई। और मुझे बताया है कि जो एसएससी का पास का रेट था वो पिछले 7-8 साल में 2% से बढ़कर करीब करीब 50% तक पहुंच गया है। तो इतना फर्क पड़ा है इस काम से। उन्होंने सड़कें बनाई हैं, पानी के लिए खास काम किया है, बिजली लाने के लिए खास काम किया है। लेकिन अब जरूरत है कि हम व्यक्तिगत विकास की तरफ कुछ देखें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आगे ऐसे कार्यक्रम बने जिससे एक एक परिवार को मदद मिले। इसमें हमें खास ध्यान रोजगारी की तरफ देना है। हमें देखना है कि हम बेकारी दूर करें। आदिवासी इलाकों में, महाराष्ट्र के सूखे के इलाकों में खास जरूरी है कि हम ऐसे ही ध्यान दें। रोजगारी देने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कार्यक्रम चलाया है और हम भी अब एक नया कार्यक्रम चलाने वाले हैं। कुछ ही दिन में आपके सामने लाएंगे जवाहर रोजगार योजना। इससे हमारी उम्मीद है कि आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि जो दूसरे कार्यक्रमों में कुछ कमियां आई हैं वो हम इसमें दूर कर लें। पुरानी गलतियों से सीख के नए कार्यक्रम को हम और पक्का बनाएं। हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम ज्यादातर ग्राम पंचायत लेवल से चलाया जाए। हम पूरी सुपुर्दगी देना चाहेंगे और हमारी कोशिश होगी जो इसका साधन होगा वो सीधे जिले से होके ग्राम पंचायत तक
स्टेट से होके ज़िले पहुंचकर ग्राम पंचायत तक जल्दी से पहुंच जाए और जिम्मेवारी कार्यक्रम की ग्राम पंचायत स्तर पर हम देना चाहेंगे। इससे एकदम पता चल जाएगा अगर कोई कमी है या कोई गड़बड़ है, और एकदम आप खुद अपने ही लेवल पर इसे ठीक कर पाएंगे। साथ में हम देख रहे हैं कि हम ऐसे पिछड़े इलाकों में कैसे और काम शुरू कर सकते हैं। कृषि में हमारा खास ध्यान अब सूखे इलाकों पर जा रहा है, उन फसलों पर जा रहा है जो सूखे इलाकों में उगाई जाती हैं, और हमारी इसमें पूरी उम्मीद है कि आपको मदद मिलेगी। जो तेल बीज की योजना है, जो दूसरे मोटे अनाज की योजनाएं हैं, इससे आपके इलाके का नक्शा पूरा बदल सकता है। इसके साथ जो फूड प्रोसेसिंग में छोटे छोटे कारखाने लगेंगे, अभी आपने चीनी मिल की बात करी, चीनी मिल, तेल के कारखाने, ऐसे सब चीज़ों से और बहुत रोजगारी बढ़ेगी। हमारा खास ध्यान जाएगा कि रोजगारी देहात में बढ़ाई जाए, और हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को हम खास मदद करें। इसमें जो जवाहर रोजगार योजना है, इसमें भी हम खास महत्व रखेंगे महिलाओं के लिए, उनकी शक्ति, आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर महिलाओं की शक्ति हमें बढ़ानी है तो सबसे ज़रूरी है कि हम महिलाओं की शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान दें। शिक्षा के लिए आदिवासी इलाकों में बहुत हुआ है, लेकिन तब भी महिलाओं के लिए काफ़ी नहीं हुआ है। मर्द आगे बढ़ गए, महिलाएं पीछे छूट गईं। मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार खास ध्यान लड़कियों की शिक्षा पर दे, खासकर ऐसे आदिवासी इलाकों में। एक बहुत बड़ी समस्या है आदिवासी इलाकों की, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की है। ये जो नया कानून बना है जंगल का, इससे हमारे आदिवासियों को, बहनों को, भाइयों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस कानून से कोशिश तो थी कि जंगल बचे, और नतीजा निकल आया कि आदिवासी को सजा मिली। अब हमें सोचना है कि ये कैसे ठीक होगा। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हजारों साल से जंगल बर्बाद नहीं हुआ, और हजारों साल से आदिवासी जंगल में रहता हुआ आया है। आदिवासी ने आज तक कभी जंगल की कटाई नहीं करी है, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जंगल का तो नुकसान तब हुआ जब सड़कें खुली, कंट्रैक्टर आए, बाहर से लोग आए और जंगल को काट के चले गए। कभी कभी बाहर के लोगों ने आदिवासियों को भटकाकर उनका फायदा भी उठाया है, उन्हें दबाया भी। हमारी कोशिश है कि इन गलतियों को हम ठीक करें, और इसीलिए मैंने पिछले दिनों में एक वायदा किया था कि हम एक कमेटी बैठाएंगे जो पूरे एक्ट में जाकर देखेगी ये ठीक कैसे हो सकता है। कई तो बिल्कुल साधारण चीजें हैं, जैसे एक्ट में कहा गया है कि लक्कड़ और चारा आदिवासियों को दिया जाएगा, लेकिन हमारे जो अफसर हैं उनकी तरकीबें भी अजीब होती हैं। कई जगह जहां मैं गया हूं, मैंने देखा है कि अजीब अजीब तरह से काम करते हैं। लकड़ी बांटने के लिए डिपो लगा देते हैं 30-30, 40-40 किलोमीटर पर, और सोचते हैं कि आदिवासी 2 दिन चल के आएगा लकड़ी लेने के लिए, 2 दिन वापस जाएगा लकड़ी सिर पर रखकर। कैसे हो सकता है? एक जगह मुझे बताया गया है जहां बिल्कुल गांव के साथ में बांस उगती है। जब से कानून बना कंट्रैक्टर बांस काटता है, कंट्रैक्टर बांस काट के 40 किलोमीटर दूर ले जाके
एक अड्डा बनाता है और उसी गांव वालों को 40 किलोमीटर जाके वही बांस खरीद मुफ्त की मिलती है वापस लाने के लिए। इसका क्या फायदा होता है? खाली नुकसान होता है, समय ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया होते हैं। ज़रूर कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा काम मिल जाता है, लेकिन ये कानून कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं बनाया था, ये कानून आदिवासियों और जंगलों को बचाने के लिए बनाया था। इसीलिए ये कमेटी बहुत गहराई से जाकर देखेगी कि कैसे इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस कमेटी में मैंने कई एमपीओ को भी रखा है, जिसमें वो आपके विचार आगे रख सकें, आपकी समस्याएं सामने आएं। हमारी उम्मीद होगी कि ये एमपी आपके बीच में आके आपकी समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे, आपसे पूछेंगे इस एक्ट के बारे में, और फिर इस कमेटी से इन मुश्किलों को हम दूर कर पाएंगे। लेकिन अगर असलियत में विकास आना है तो बहुत चीज़ों को करने की ज़रूरत है। लेकिन आदिवासी इलाकों में, आदिवासियों के बीच में हम चाहते हैं कि विकास आए तो आप भी उस विकास को लाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लाते हैं तो उसका नक्शा गलत हो जाता है, आदिवासी संस्कृति खत्म हो जाती है, आपकी परंपराएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए हमने इतनी बात शुरू करी है पंचायती राज की, आदिवासियों को हक देने के लिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कानून बदला जाएगा उसमें ठीक ढंग से रिजर्वेशन आए, जिसमें पहली बार पंचायत स्तर पर आदिवासियों को, हरिजनों को, दूसरे कमजोर वर्गों को नुमाइंदगी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि ये सुपुर्दगी देकर आप अपने विकास को अपने हाथ में ले सकेंगे। इस सुपुर्दगी के साथ आप देखेंगे अपनी समस्याएं खुद दूर कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जवाहर रोजगार योजना को हम सीधे ग्राम पंचायत स्तर तक सुपुर्द करना चाहते हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि कौन कौन से केंद्रीय कार्यक्रम हैं जो हम सीधे पंचायत स्तर तक, जिले स्तर तक सुपुर्द कर सकते हैं, जिसमें बीच की मशीनरी थोड़ी कम हो जाए और आप ध्यान से, बारीकी से उन कार्यक्रमों को करा पाएं। हमारी ये भी कोशिश होगी इसमें कि सुपुर्दगी खाली खर्चने की नहीं होगी, कार्यक्रम बनाने की भी होगी, इधर या उधर खर्चने की भी होगी, अपनी योजनाएं बनाने की होगी। 8वीं योजना में हमने काम शुरू कर लिया है जिले स्तर से देखने का। हमने इसी तरह से हमारी कृषि योजनाओं का काम जिले स्तर से और कहीं कहीं ब्लॉक स्तर से उठाना शुरू किया है। पहली बार इतनी बारीकी से किसी ने देखा समस्याओं को, और इसीलिए पिछले सालों में हमारे किसानों का उत्पादन इतना बढ़ गया है। इतना भयंकर सूखा पड़ा, लेकिन भारत आगे ही बढ़ा, कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि हम आपकी समस्याओं की तरफ खास ध्यान दे पाए थे। आज जब हम विकास का सोचते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो हमारा ध्यान पहले कमजोर से कमजोर हलकों की तरफ जाना चाहिए। हमारा ध्यान आदिवासियों की तरफ, हरिजनों की तरफ सबसे पहले जाता है, और कई चीजें हमने करी हैं आदिवासी हरिजन के हाथ मजबूत करने के लिए। पिछले साल मैंने 2 बहुत बड़ी मीटिंग्स करी, और उसके नतीजे के बाद बहस हुई और कई चीजें, कई कदम हमने उठाए हैं और हम आगे उठाने जा रहे हैं। जो रिजर्वेशंस में समस्याएं हैं, जहां रिजर्वेशन भरा नहीं जाता, वो हमें ठीक करना है। जहां रिजर्वेशंस खत्म कर दिए जाते हैं, जब भरे नहीं जाते हैं, उस पर हमें कुछ कार्रवाई करनी है। बहुत जगह हम देखते हैं कि बहाने बन जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन पूरे नहीं होते। ये खत्म होना है।
और हम इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में हमें देखना है कि जहां पर आदिवासियों को, हरिजनों को पूरा मौका नहीं मिलता शिक्षा का, वहां हम ज़्यादा मौका दें उन्हें। हमारी कोशिश होनी चाहिए है कि हम मदद करें लोगों को, जिसमें प्रमोशन में भी वो खुद ही आगे बढ़ पाएं। प्रमोशन पर भी जो रिजर्वेशंस हैं वो भी भरे नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है गौर से, और जहां कमियां हैं हमें दूर करनी है। हमने देखना शुरू कर लिया है और आते हुए दिनों में हमारी उम्मीद है कि हम इन कमियों को हर तरह से दूर कर पाएंगे। समस्याएं दूसरी हैं पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्ग एक तरह से बीच में फंस गए, आर्थिक तौर से बहुत कमजोर हैं, उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन क्योंकि ना इधर के हुए ना उधर के हुए, उन्हें पूरी मदद नहीं मिलती। इस पर भी, उनकी समस्याओं पर भी खास ध्यान की जरूरत है और हम इन पर खास ध्यान देंगे। अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की भी खास समस्या है और इस पर हमें खास ध्यान देना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो कम्युनलिज्म की है, फिरका परस्ती की है। इसको पूरे तरह से हमें डट कर मिलना है, सामना करना है। अगर भारत में कोई एक बात कमजोरी लाता है वो फिरका परस्ती है। अगर हम फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तो फिरका परस्ती भारत को अंदर से काट के खत्म कर डालेगा। हमें देखना है कि भारत में सब शक्तियां जमा हों फिरका परस्ती का मुकाबला करने के लिए। कोई कोना नहीं छोड़ना है, कोई कमजोरी नहीं होनी है फिरका परस्ती का मुकाबला करने में, और ये हम करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम सबको लें अपने साथ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में। मैं कमजोर हलकों की बात कर रहा था। कमजोर में सबसे कमजोर महिलाएं हैं। अगर हम आदिवासियों में देखें, आदिवासियों की समस्याएं हैं, कमजोर हैं, लेकिन आदिवासी में कौन कमजोर है? महिला कमजोर है। अगर हम हरिजनों में देखें तो हरिजन महिला सबसे कमजोर है। अगर हम पिछड़े वर्गों में देखें, अगर हम अल्पसंख्यकों में देखें, वहां भी महिलाओं की खास समस्या होती है। इसीलिए हमने महिलाओं की समस्याओं पर इतना ध्यान दिया है। और आज मैं अपनी माताओं और बहनों को खास धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतनी रंग बिरंगे कपड़े पहने मेरा स्वागत करने आई हैं, इतने बड़े बड़े नंबर में। हमने भारत की महिलाओं के लिए एक खास पर्सपेक्टिव प्लान निकाला है, एक योजना निकाली है जो पहली बार आजादी के 40 साल बाद महिलाओं की समस्याओं की तरफ देखती है। इसमें रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं को जमीन देने की बात है, महिलाओं की आर्थिक ताकत बनाने की बात है, महिलाओं को देश बनाने में पूरे तरह से मिलाने की बात है। इसे हम हर तरह से लागू करेंगे और हमारी उम्मीद है कि आते हुए सालों में भारत की महिला अपनी पूरी ताकत बनाकर आगे खड़ी होगी, देश बनाने में, देश को मजबूत करने में। अंत में सबसे बड़ी समस्या अगर किसी की है तो वो भारत के युवकों की है, रोजगारी की समस्या है। इसको हमें पूरे तरह से ठीक करना है। हमने बहुत बड़े तरह से कार्यक्रम लिया है रोजगारी देने का, बेरोजगारी हटाने का। शुरुआत हमने करी थी शिक्षा नीति के साथ, क्योंकि बगैर शिक्षा के
रोजगारी दूर नहीं हो सकती है। हमें देखना है कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे रोजगारी मिले। आजकल बहुत दफे ऐसी शिक्षा मिलती है, बहुत जगह ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे खाली लड़का बेरोजगार हो जाता है, उसे काम नहीं मिलता। ये हम बदल रहे हैं, लेकिन जो हम बहुत बड़ा कार्यक्रम ला रहे हैं बेरोजगारी दूर करने का, उससे हमारी पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे, भारत के युवक देखेंगे कि एकदम तस्वीर बदलने लग रही है। आज जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, भारत के विकास की तरफ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, तो हमें दोनों तरफ देखना है। एक तो अंदर हमारी कमजोरियां दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए, हमारे कमजोर हलकों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन साथ में हमें देखना है कि हमारे चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। आज भी शोषण है, आज भी मजबूत देश कमजोर देशों का खून चूस रहे हैं, आज भी कमजोर देशों का, गरीब देशों का धन अमीर देशों की तरफ जा रहा है। ये रोकना है, बगैर इसे रोके हम देश के अंदर से भी गरीबी नहीं उठा सकते। इसके लिए जरूरत है कि हम भारत को मजबूत करें, भारत की जगह दुनिया में बनाएं। पिछले 40 साल में पंडित जी ने, इंदिरा जी ने, और पिछले 4-5 साल में मैंने खूब जोर लगाकर भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। पहली बार भारत की ऐसी शक्ति बनी है, पहली बार दुनिया भारत की तरफ एक नई दृष्टि से देख रही है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारत अब एक नया भारत है, ऐसा भारत है जो दुनिया में अपनी जगह बनाकर खड़ा रहेगा, जो शांत नहीं रहेगा जब तक गांधी जी के असूल, जब तक गांधी जी के विचारधाराओं को दुनिया के कोने कोने तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। आज अगर कोई विकास का रास्ता है भारत के लिए, अगर कोई विकास का रास्ता है मानवता के लिए, अगर सभ्यता को ठीक रास्ते पर चलना है, अगर तहजीब को मजबूत करना है, दुनिया की तहजीब को, तो रास्ता एक ही है, गांधी जी का अहिंसा का रास्ता, पंडित जी का रास्ता, इंदिरा जी का रास्ता। पिछले सालों में हम दुनिया के कोने कोने तक इन बातों को पहुंचा पाए हैं। पहली बार हुआ कि बड़े देश के नेता भारत आए और अहिंसा के प्रस्ताव पर हमारे साथ उन्होंने दस्तखत किया। कुछ ही साल हुए, अहिंसा को कोई मानने को ही तैयार नहीं था। आज करीब करीब हर देश में अहिंसा की आवाज पर संघर्ष शुरू हो रहा है। ये हमारी सफलता है गांधी जी के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की। आज भारत के अंदर गांधी जी के इसी संदेश को हमें और मजबूती से पहुंचाना है, नई पीढ़ी को सिखाना है और फिर इसी रोशनी को लेकर दुनिया को मजबूती पहुंचानी है। इसी से भारत मजबूत होगा, इसी से हम गरीबी और बेकारी दूर कर पाएंगे, इसी से भारत के कमज़ोर लोगों को हम ऊपर उठा पाएंगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इस स्वागत के लिए और मेरी पूरी उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से आपके इलाके में भी विकास आएगा, नक्शा बदलेगा और आनंद दरबार की एक नई तस्वीर हमारे सामने आएगी। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए और लाखों में आप खड़े हैं, वैसी ही आवाज भी आनी चाहिए। जय हिंद। कुछ मजा नहीं आया इस बार, दोबारा ट्राई करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
धन्यवाद।